हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ऑफ डुअल व्हील असेंबली कैरिंग 2050 kg लोड ऑन ईच व्हील। यानी दोनों व्हील्स पे, एक व्हील पे 2050 kg है और दूसरे व्हील पे भी 2050 kg है ईच व्हील फॉर पेवमेंट थिकनेस ऑफ 15, 20, 30 एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेवमेंट की थिकनेस दी है। इफ़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टायर इज 30 सेंटीमीटर, यानी एस की वैल्यू कितनी है 30, एंड द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द व्हील इज डी, यानी स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो d/2 कितना हो गया 6 और 2s कितना हो गया 60। तो मैंने लॉग स्केल पे प्लॉट कर लिया। लॉग d/2 का मतलब हो गया 6 और log 2s का मतलब क्या हो गया 60। उधर मैंने log p की वैल्यू कितनी होगी 2050 और log 2p की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4100। इन सबको प्लॉट कर लिया। अब मुझे निकालना है log 15 की वैल्यू। तो log 15 किस किस के बीच में आएगा, log 6 के और log 60 के बीच में log 15 आएगा। और इस log 15 के करस्पॉन्डिंग मुझे log p की वैल्यू फाइंड करनी है, p डैश बोल सकते हैं उसको। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसमें डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि log 4100 माइनस log 2050 डिवाइड बाई log 60 माइनस log 6। सिमिलरली log p डैश माइनस log 2050 डिवाइड बाई log 15, यानी log z जो भी हमारी वैल्यू है माइनस log 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम z की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। बस देखो, इस फॉर्मूले में z की जगह एक बार 15 सेंटीमीटर रखेंगे, एक बार 20 सेंटीमीटर रखेंगे, एक बार 25 सेंटीमीटर रखेंगे और करस्पॉन्डिंग p डैश की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड कर लेंगे। इट वाज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिजिडिटी फैक्टर। देखिए, रिजिडिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। टायर प्रेशर, देखिए मैंने बताया था आपको, जब टायर में हवा कम होती है तो टायर का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, जो कि कॉन्टैक्ट में होता है पेवमेंट के। हवा कम होती है, टायर फैल जाता है, और हवा कम होती है तो प्रेशर टायर के अंदर ज़्यादा होता है और कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टायर प्रेशर अफेक्ट द टॉप सरफेस ऑफ द पेवमेंट एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर अफेक्ट द बॉटम पोर्शन ऑल्सो। सो देखिए यहाँ पे, अगर टायर प्रेशर ज़्यादा हो, अगर टायर प्रेशर 7 हो तो कॉन्टैक्ट प्रेशर भी उतना ही होगा 7, और रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कॉन्टैक्ट प्रेशर की वैल्यू हमेशा 7 kg/cm² रहेगी। ठीक है, तो अगर टायर प्रेशर की भी वैल्यू 7 kg/cm² है तो रिजिडिटी फैक्टर क्या हो गया 1। अगर टायर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है 7 से तो टायर प्रेशर डिनोमिनेटर में है, तो टायर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर टायर प्रेशर की वैल्यू 7 kg/cm² से ज़्यादा है तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, लेस देन 1। अगर टायर प्रेशर की वैल्यू 7 kg/cm² से कम है, यानी टायर प्रेशर कम है, तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि रिजिडिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टायर प्रेशर। सो इफ टायर प्रेशर इज मोर, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ टायर विथ पेवमेंट विल बी रिड्यूस। ये तो आपने देखा भी होगा, जब आपकी मोटरसाइकिल में जब हवा कम होती है तो टायर फैल जाता है और ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर लेता है, किससे, सरफेस से। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल हैं जिसको आप लोग सोच सकते हैं या फिर अज्यूम कर सकते हैं। फिर है रिपीटेशन ऑफ लोड। किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सल या किसी भी एक पर्टिकुलर व्हीकल कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी n नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्लॉइड P1 N1 इज इक्वल्स टू P2 N2, जहाँ पे P क्या है बेटा, व्हील और एक्सल लोड ऑफ वन टाइप और उसकी रिपीटिशन इज इक्वल्स टू P2, यानी व्हील और एक्सल लोड ऑफ 2 टाइप या डिफरेंट टाइप इनटू नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ दैट व्हीकल। सो ये हो गया अपना रिजिडिटी फैक्टर, रिपीटिशन ऑफ लोड। सो अभी मैंने कल आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट को डिज़ाइन करने के 3 मेथड हैं। इसमें पहला मेथड था बेटा एम्पेरिकल मेथड। इस एम्पेरिकल मेथड में हमने 3 मेथड पढ़ने हैं, ग्रुप इंडेक्स मेथड, CBR मेथड और कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, जिसको CR मेथड बोलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्रुप इंडेक्स मेथड। ये आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। इसका ये 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। परसेंटेज फाइनर विच पासिस थ्रू 75 माइक्रोन सीव,
लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसको IP से रिप्रेजेंट करते हैं। IP इज इक्वल्स टू WL माइनस WP। GI की वैल्यू जो जनरली लाई करेगी वो लाई करेगी 0 से 20 के बीच में, और जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो मटेरियल होगा उसकी क्वालिटी क्या होती जाएगी? पुअर होती जाएगी। तो जितना हायर होगा ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू उतना ही पुअर मटेरियल होगा हमारा सॉइल सबग्रेड का। तो देखिए ग्रुप इंडेक्स के लिए ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। यहाँ A क्या है बेटा? परसेंटेज फाइनर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, और इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली B क्या है? परसेंटेज फाइनर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। लिक्विड लिमिट WL, और लिक्विड लिमिट की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बेटा? 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसको लिखेंगे WL माइनस 40। सिमिलरली प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए लेंगे हम IP माइनस 10। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि A की वैल्यू P माइनस 35%, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 40% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली B की वैल्यू P माइनस 15%, इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इसके बाद लिक्विड लिमिट IP माइनस 10, इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, सॉरी WL माइनस 40, इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और लास्ट है D, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे IP माइनस 10, और इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस मेथड को की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज़ नॉट कंसीडर्ड। बस ये बताया गया है कि क्वालिटी मटेरियल की अच्छी नहीं है या बुरी नहीं है। सेकंड, सेम थिकनेस ऑफ पेवमेंट इज़ रिक्वायर्ड इवन इफ़ बेस्ट मटेरियल इज़ यूज्ड। क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जो थिकनेस मिलेगी वो चाहे ख़राब मटेरियल हो, पर अगर सही मटेरियल भी प्रोवाइड करोगे तो उतनी थिकनेस ही बताएगा ये। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे परसेंटेज फाइनर पासिंग थ्रू 75 C 60% है, लिक्विड लिमिट है 45%, और प्लास्टिसिटी है 20%। तो बेटा A की वैल्यू कितनी हो गई? A की वैल्यू हो गई 60 माइनस 35 यानी 25%, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 40, यानी A की वैल्यू 25%। B की वैल्यू 45 माइनस 15 यानी 30, तो ये भी 40 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 25। B की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 30%। और C की वैल्यू कितनी हो गई? लिक्विड लिमिट माइनस 40 यानी 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5%, ये भी ठीक है। और D की वैल्यू हो गई IP माइनस 10 यानी 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10%। तो A की वैल्यू 25%, B की वैल्यू 30%, C की वैल्यू बेटा 5%, और D की वैल्यू हो गई 10%। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग ग्रुप इंडेक्स में रख देंगे, और यहाँ से हम लोगों को ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू मिली बेटा 9.625%। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल शो दी गई है जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप इंडेक्स वैल्यू के लिए कितनी थिकनेस लगेगी पेवमेंट की वो बताई गई है। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 9.625, और वो वैल्यू आएगी 5 और 10 के बीच में। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं कि कितनी थिकनेस रिक्वायर्ड होगी। सो ये हो गया बेटा हमारा ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो ये मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो क्वालिटी है मटेरियल की वो पुअर होती जाएगी। और इसकी लिमिटेशंस ये है कि इसके अंदर हाईवे की मटेरियल की क्वालिटी को कंसीडर्ड नहीं किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो थिकनेस ख़राब मटेरियल के लिए है, पुअर मटेरियल के लिए है, वही सेम थिकनेस हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसके लिए? अच्छी क्वालिटी के मटेरियल के लिए। बट इन एक्चुअल अगर हम अच्छा क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको थिकनेस कम प्रोवाइड कर सकते हैं ना, तभी तो वो अच्छी क्वालिटी का हमको फ़ायदा होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी इस मेथड की। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द CBR मेथड, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि किस हिसाब से हमने CBR मेथड को पढ़ा था। सो थैंक यू।